हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकूब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास होगा, आज क्लास के अंतर्गत हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चट्टान होगा। आज पूरे क्लास हम चट्टान पढ़ेंगे, चट्टान के प्रकार देखेंगे, चट्टान में और कौन कौन सी विशेषताएँ हैं उन सबको देखेंगे। और आज ही नहीं, आज नेक्स्ट क्लास यानी 2 से 3 क्लास के अंतर्गत लगभग हम चट्टान पढ़ने वाले हैं। चट्टान हम क्यों पढ़ रहे हैं? चट्टान किसके अंतर्गत आता है? तो चट्टान जो है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी जहाँ से हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे और ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन जो है जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, उसके अंतर्गत हमने जो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा, उसके बाद अर्थ मूवमेंट पढ़ा। अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत एक चीज़ हमें पढ़ना था जिसको मैंने स्किप किया है। स्किप इसलिए किया है कि उसको पढ़ने के पहले चट्टान को पढ़ना जरूरी है। वो चीज़ क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि चट्टान को समझा जाए। चट्टान की बनावट क्या है, उसकी रासायनिक संरचना और संगठन क्या है, उसको समझी जाए। क्योंकि चट्टान, प्लेट किससे बना है? प्लेट जो है चट्टानों से ही बना है। तो जब प्लेट चट्टानों से बना है तो प्लेट जब मूवमेंट करेगा तो उससे होने वाले जो परिणाम दिखेंगे वो कहीं ना कहीं चट्टान के रूप में ही दिखेंगे। तो इस आधार पे हम चट्टान से संबंधित अध्ययन करेंगे। आने वाले 2 से 3 क्लासेस में, लगभग 3 क्लासेस होगी चट्टान के अंतर्गत जहां हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम चट्टान पढ़ रहे हैं, तो चट्टान क्या सीधा मतलब है, यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम कहें कि चट्टान है क्या। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, चट्टान क्या है। चट्टान को समझना जरूरी है क्या? पहले इसके प्रकार पढ़ने से पहले, इसके रासायनिक संरचना और संगठन समझने से पहले ज़रूरी है कि चट्टान है क्या। तो साधारण शब्दों में या कह सकते हैं कि यह खनिजों का मिश्रण है। खनिजों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। सिंपल, चट्टान है क्या? चट्टान खनिजों का मिश्रण है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे उभर के आता है कि खनिज क्या है। अब ये खनिज जो है किसका चैप्टर है? खनिज जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी पढ़ना पड़ता है, सॉइल में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी एग्रीकल्चर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स के खनिज जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, उसको भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर में भी पढ़ना है। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है खनिज। लेकिन हम जो यहाँ पे खनिज को पढ़ने वाले हैं वो चट्टान के संदर्भ में हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन खनिज का इम्पोर्टेंस जो है हर सब्जेक्ट में है, और यूपीएससी जो सवाल पूछता है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक सब्जेक्ट से ही पूछे। अगर उसको खनिज के बारे में सवाल करना है किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए, अगर उसको खनिज से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ज्योग्राफी से हो, एक ऑप्शन इकोनॉमिक्स से हो, और एक ऑप्शन एग्रीकल्चर से हो। क्योंकि मिट्टी का निर्माण आखिर कहीं ना कहीं चट्टानों से ही हुआ है, चट्टानों के विघटन और योजन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो यहाँ खनिज को हम समझते हैं। खनिज है क्या? सवाल यहाँ उठता है कि खनिज क्या है। दूसरा सवाल, खनिज क्या है? तो खनिज के बारे में हम ये कह सकते हैं, खनिज एक जैव या एक अजैव तत्व या एक से अधिक अजैव तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको लिख कर हम देखते हैं, ऐसे शायद बात ना समझ में आए। खनिज है क्या? तो खनिज जैव पदार्थ से भी बना है और अजैव पदार्थ से भी बना है। तो खनिज है क्या? खनिज जैव, एक अजैव तत्व, एक अजैव तत्व, और तीसरा जो है एक से अधिक अजैव तत्व, अजैव तत्वों से मिलकर बना है। अब यहाँ से हम इसको समझना आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान तरीक़ा से अगर मैं बोल दूँ कि खनिज जो है जैव
या एक अजैव तत्व या एक से अधिक अजैव तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये बात शायद उतनी समझ में नहीं आए, निकल जाए, लेकिन जब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि खनिज जो है जैव या एक अजैव तत्व या एक से अधिक अजैव तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सिंपल। पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट परिभाषा या उसका डेफिनेशन दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उसके नज़दीक जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेन, मार्कर और पेंसिल में क्या डिफरेंस है, कोई बताए अगर कोई डिफरेंस है तो, या परिभाषा दे पेन का, पेंसिल का और मार्कर का अलग अलग। तो परिभाषा के स्तर पे किसी एक चीज़ की हजारों परिभाषाएं हो सकती है, किसी भी चीज़ की, लेकिन हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके नज़दीक जाएं। कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है परिभाषा के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मतलब का चीज़ है खनिज के संबंध में, वो चीज़ है कि खनिज जो है जैव और अजैव दोनों पदार्थों से मिलकर बना है। अब देखते हैं कि जैव में कौन कौन सा चीज़ आएगा। तो यहाँ पे कोयला, कोल खनिज है, पेट्रोलियम खनिज है, लेकिन कैसा खनिज है, जैव खनिज है, या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। दूसरा अजैव तत्व, ये दोनों अजैव तत्व के अंतर्गत आएंगे, ये दोनों अजैव तत्व के अंतर्गत आएंगे, और ये जो आएगा जैव तत्व के अंतर्गत आएगा। यानी कि निर्माण विधि के आधार पर इनका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण विधि के आधार पर इनका निर्माण जीवित पदार्थों से हुआ है और इनका निर्माण अजीवित पदार्थों से हुआ है, इन दोनों का। तो जो जीवित पदार्थों से जिनका निर्माण हुआ है वो कोयला, पेट्रोलियम, गैस के अंतर्गत आएंगे, और जिनका निर्माण जो हुआ है अजीवित पदार्थों से हुआ है वो इन दोनों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इन दोनों में हो सकता है कि अगर कोई खनिज है वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना हो, एक ही तत्वों से मिलकर बना हो। जरूरी नहीं है कि खनिज जो है हमेशा एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा, खनिज सिंगल एलिमेंट से भी मिलकर बना सकता है। जैसे तांबा, सोना, चांदी, आयरन, गोल्ड और सिल्वर, तांबा। दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। तीसरा देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आएगा, एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किन चीज़ से मिलकर बना है, तो ये बना है सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। पाइराइट क्या है, पाइराइट एक खनिज है, कैसा खनिज है, अजैव तत्व खनिज है, एक से अधिक, और उसके साथ भी एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। तो ये कैसे बना है, फेरम, फेरम का मतलब यहाँ पे लोहा होगा। ठीक है, और दूसरा जो है किससे मिलकर बना है, ये तो माइका, सॉरी सल्फर, पैराइट जो है सल्फर से मिलकर बना है, निकल जाता है कभी कभी दिमाग से। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि खनिज जो है, चट्टान जो है खनिजों का मिश्रण है, और खनिज जो है जैव और अजैव पदार्थ से मिलकर बना है। यानी कि एक बार इसका पूरा हम डिफिनीशन एक बार और क्लियर करते हैं। खनिज क्या है, खनिज है प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले, ये तीनों खनिज जो हैं, तीनों टाइप का हम जो खनिज देखते हैं ये तीनों प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले जैव या एक अजैव तत्व या एक से अधिक अजैव तत्वों से मिलकर बना यौगिक हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि खनिज है क्या। खनिज के प्रकार देखें, खनिज सामान्यतः ठोस होता है, सॉलिड होता है, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो। जैव खनिज जो है क्या हो सकता है, जैव खनिज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पेट्रोलियम, और गैस भी हो सकता है, नेचुरल गैस। जैव मिनरल्स जो है, जैव खनिज जो है,
और जो अजैव खनिज हैं ये दोनों, ये सामान्यतः ठोस या सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर। एक जो है जैव खनिज जो है, बायो मिनरल्स जो है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाएंगे, जबकि अजैव जो नॉन लिविंग है वो सामान्यतः ठोस अवस्था या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और देखना है, खनिज जो है, खनिज की अपनी एक विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट स्पेसिफिक रासायनिक संरचना और संगठन होता है। स्पेसिफिक है, शुद्ध पदार्थ है ये। किसी भी खनिज की अपनी एक रासायनिक संरचना और संगठन होगा। तो खनिज के बारे में हम यहाँ पे अभी जितना भी वक्त होगा हमने पढ़ने की कोशिश की। खनिज को हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़े हैं। हम यहाँ पे जो भी खनिज के बारे में पढ़े हैं वो ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर, या उससे भी कहें कि चट्टान को ध्यान में रखकर पढ़े हैं। तो 3 प्रकार के सामान्यतः हम खनिज देख पा रहे हैं और उनके प्रकार देखें। खनिज जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर जैव खनिज है तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाएगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे जहां हमको पढ़ना है। एक चीज़ तो हम खनिज के बारे में जो क्लियर हो गया, अब देखना है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान के प्रकार क्या हैं और उनको किस प्रकार बांटा गया है। चट्टान हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ हैं, कोई भी चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको कई आधारों पर बांटा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे, पढ़ने और पढ़ाने को अगर आसान किया जाए तो उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। किसको? चट्टान को। चट्टान को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। और किसके आधार पर पढ़ेंगे, किस आधार पर बांटेंगे? तो निर्माण विधि के आधार पर बांटेंगे। आखिर इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, इस निर्माण विधि के आधार पर हम चट्टान को बांटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। निर्माण विधि के आधार पर, निर्माण विधि के आधार पर। निर्माण विधि, तो निर्माण विधि के आधार पर हम चट्टान को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इग्नियस रॉक, नाम याद रखना है। दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका भी नाम याद रखना है। और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तो हो गया इनका इंग्लिश में नेम, अंग्रेजी नाम हो गया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। ये कहलाता है अवसादी चट्टान और ये कहलाता है कायांतरित या रूपांतरित। नाम से ही पता चलता है चट्टान। निर्माण विधि के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि निर्माण विधि के आधार पर है, लेकिन कहीं इसका निर्माण विधि दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, सिर्फ प्रकार ही दिख रहा है। तो इसके नीचे लिख देते हैं हम, इग्नियस रॉक कैसे बना है, इसका निर्माण की विधि क्या रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म, यानी कि ज्वालामुखीयता। वोल्केनिज्म को हम खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। वोल्केनिज्म को हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले क्लास में। हम देखते हैं कैसे एक चीज़ जो है दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले वोल्केनिज्म के थ्रू हम इग्नियस रॉक पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक का निर्माण जो है वोल्केनिज्म प्रोसेस के द्वारा होता है। ये हमारा जाना पहचाना चीज़ है सेडिमेंट्री। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो डेन्यूडेशन के द्वारा हुआ है। डेन्यूडेशन, ये हम प्रीवियस 2 क्लास में बहुत डिटेल में इसको हमने कवर किया है। अगर यहाँ पे हमको सेडिमेंट्री रॉक्स पहले पढ़ाना होता तो हमको डेन्यूडेशन पढ़ाने में 2 दिन लगता। अब यहाँ पे आसान हो गया हमारे लिए कि डेन्यूडेशन
अगर हमको सेडिमेंट्री रॉक समझना है तो डेन्यूडेशन हम बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। डेन्यूडेशन समझने के लिए हमको अब सेडिमेंट्री समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेन्यूडेशन के अंतर्गत क्या था, 3 चीज़ें थी, लिख देते हैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। वेदरिंग, एरोजन और मास वेस्टिंग। ये पढ़ाना नहीं है यहाँ पे, ये हमारा कवर हो चुका है। बस देख लेंगे कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम इसको पढ़ चुके हैं। ये मान कर चले कि सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको बहुत 2 मिनट से 5 मिनट लगेगा इसको समझने में, क्योंकि जो प्रोसेस ही है सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण की उसको ही हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो है हमारा, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस कई क्लासों से ये चीज़ बताते आ रहा हूँ कि ये जो है एक कंसेप्ट क्लास है। यहाँ पे आप सोचिएगा कि इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये जितना चीज़ हम लिखे हैं सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे बड़ा या सबसे मेरा यहाँ पे ये ध्यान रहता है कि मैं कंसेप्ट बिल्ड करा पाऊँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है कि विषय की समझ हो, जो भी विषय यहाँ पे पढ़ा जाए, लिखा जाए, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ और उनको कंसेप्ट पर आधारित ही क्लास चलेंगे और एक वे में चलेंगे, एक हायरार्की में चलेंगे कि जिससे एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ मिले और पढ़ना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। अगर किसी सब्जेक्ट को हम समझ पाते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ पाएँ, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे अब वोल्केनिज्म पढ़ेंगे। वोल्केनिज्म से पहले हमने क्या देखा, इग्नियस रॉक देखा। इग्नियस रॉक से पहले हमने कहाँ देखा, खनिज देखा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई आ रही हैं। खनिज कहाँ से था, चट्टान से था। चट्टान कहाँ से था, पहाड़ से। पहाड़ कहाँ से है, प्लेट टेक्टोनिक से। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये बातें सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर मैं ये डायरेक्ट क्लास कराऊँ तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन उसका रेशियो कम होगा। आप 100% नहीं समझ पाएंगे। आप समझेंगे, आपको लगेगा हम समझ गए, लेकिन लूप होल बच जाएगा वहाँ पे। तो किसी भी क्लास को अटेंड करने के लिए मेरा सारा क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे आने वाला क्लास, अगर मैं यहाँ पे चट्टान पढ़ा रहा हूँ तो चट्टान पढ़ाने का यहाँ पे एक तो ये मतलब है कि ज्योग्राफी का ये पार्ट है, इसको पढ़ना है। और प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने के लिए हमको चट्टान पढ़ना जरूरी है। बिना चट्टान पढ़े हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने के लिए चट्टान पढ़ रहे हैं। सेडिमेंट्रीज रॉक्स जो हमको पढ़ना था उसके लिए हमने डेन्यूडेशन पढ़ा। अब जो है इग्नियस रॉक पढ़ने के लिए हमको इस प्रोसेस को पढ़ना है, ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता है क्या, तो इसके हम कह सकते हैं ज्वालामुखीयता एक बस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कई प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। ज्वालामुखीय प्रक्रिया हम लगभग सुनते हैं, इसे सामान्यतः सुनते हैं कि ज्वालामुखी फटा। तो ज्वालामुखी फटना वोल्केनिज्म नहीं हुआ। वोल्केनिज्म ये नहीं हुआ कि ज्वालामुखी फट गया, ये सिर्फ उसका एक प्रोसेस हुआ। जब वोल्केनिज्म, जब लावा सतह पर आता है या जब वोल्केनिज्म इरप्ट करता है, इरप्शन होता है, उसका उद्गार होता है, तो वो सतह पे होता है। वो सिर्फ इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आने से पहले भी ज्वालामुखीयता का 3 प्रोसेस सामान्यतः हम बांट के पढ़ेंगे। पहला जो है लावा का निर्माण। लावा का निर्माण कैसे होता है, इसको पढ़ना है हमें। उसके बाद पढ़ना है कि ये लावा करती क्या है। लावा का निर्माण हो गया। अब ये लावा जो है पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आने की कोशिश करती है। पहले लावा का निर्माण हुआ और दूसरा उसके बाद ये आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आएगी। दूसरा प्रोसेस हुआ सतह की ओर आना। और तीसरा जो प्रोसेस हुआ इसका, सतह पर उद्गार होना। उद्गार होना, इरप्शन।
ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझ पाएँ। अब चूँकि वोल्केनिज्म में 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला क्या है? लावा का निर्माण होना। तो लावा का निर्माण होना अगर प्रक्रिया शामिल है तो सबसे पहले यह जरूरी है कि अब लावा को पढ़ा जाए। देखिए कैसे चैन बनते जा रहा है, ये चैन बनते जाएगा और कंसेप्ट इसी से बिल्ड होता है। कंसेप्ट ऐसा ही बनता है। लावा आ गया, कहाँ से आया? वोल्केनिज्म से आया। वोल्केनिज्म कहाँ से आया? इग्नियस रॉक से आया। इग्नियस कहाँ से आया? रॉक से आया, खनिज से आया। रॉक कहाँ से आया? पहाड़ से आया। पहाड़ कहाँ से आया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आया। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और इनको समझना जरूरी है। बिना इसको समझे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे लावा पढ़ते हैं, देखते हैं लावा क्या है। सबसे पहले अगर लावा है, इसको हम मैग्मा भी बोलते हैं। क्या है? क्या लावा और मैग्मा दोनों एक ही चीज़ है? ये भी है। लावा मैग्मा क्या है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा क्या होगा कि क्या लावा और मैग्मा दोनों एक ही चीज़ है? तो पहले हम देखते हैं कि लावा और मैग्मा है क्या। ये दोनों एक गर्म गलित पदार्थ है, हॉट मेल्टेड मैटर है। गर्म गलित पदार्थ है, हॉट मेल्टेड मैटर है। गर्म है, गलित पदार्थ है यानी गला हुआ है, मेल्टेड है। और जब हम मेल्टेड बोलते हैं इसका मतलब कि वो, हम वाटर को मेल्टेड नहीं बोलेंगे, द्रव्य अवस्था में है लेकिन उसको मेल्टेड नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब कोई ठोस पदार्थ गल जाता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यानी कि वो द्रव अवस्था में आए, तो हम बोलते हैं कि मेल्टेड है। लावा क्या है? गर्म गलित पदार्थ है, गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है इसका। मेल्टेड है और मैटर है। ये चीज़ क्लियर हो गया, गर्म गलित पदार्थ है। अब देखते हैं लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। लावा और मैग्मा की रासायनिक संरचना और संगठन सब समान होता है। लावा और मैग्मा एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। बस इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, जब इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, लावा की स्थिति में परिवर्तन आएगा। जैसे हम पहले ही बताएं कि ज्वालामुखी या वोल्केनिज्म एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। पहला जो है लावा का निर्माण होता है, दूसरा सतह की तरफ बढ़ता है और तीसरा सतह पर आता है। जब ये लावा सतह पर नहीं आता है, या ये जो गर्म गलित पदार्थ है, इसको लावा या मैग्मा नहीं बोलते हैं, इसको गर्म गलित पदार्थ बोलते हैं। अगर गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी के अंदर है, सतह पर नहीं आया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, भूगर्भ में है, आंतरिक भाग में है, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये मैग्मा कहलाएगा। और वही लावा जब पृथ्वी की सतह पर उसका इरप्शन होता है, उद्गार होता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर उद्गार, पृथ्वी के सतह पर आ गया तो ये लावा कहलाएगा। बस चीज़ एक ही है, दोनों मैग्मा और लावा दोनों चीज़ एक ही है। दोनों गर्म गलित पदार्थ है, उनकी रासायनिक संरचना और संगठन समान है और बस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। एक जो है सतह के अंदर है और एक जो है सतह के बाहर है। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। लावा देख लिए। लावा किन चीज़ों से बना होता है या लावा बनने के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं? पहले देखते हैं कि लावा किन चीज़ों से बना होता है। उसका रेशियो हो सकता है। तो लावा या मैग्मा जो है, पहले इसमें ठोस शामिल होता है, चट्टान शामिल होता है, चट्टान गलकर द्रव्य में शामिल हो जाता है, द्रव शामिल होता है इसमें, और गैस शामिल होता है। तीनों होता है, तीनों अवस्थाएं की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों शामिल हैं। इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि सॉलिड जो है 80% हो, लिक्विड जो है 10% हो और गैस भी 10% हो, या ये 50% हो, ये 5% हो।
रेशियो कुछ भी अलग हो सकता है ये 90% हो और ये दोनों 5% या 5% हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि लावा जो है किसी अजीब चीज़ से नहीं बना होता है, लावा जो है चट्टान के गलने के कारण बना होता है। तो जब गलता है तो उसमें क्या होता है, जब गलेगा तो वो सॉलिड से गलेगा, मेल्टिंग होगा, मेल्ट होगा, सॉलिड पदार्थ का बना है। पानी जब उसमें शामिल होगी तो द्रव पदार्थ भी शामिल हो गया, और जब पानी गर्म होके बाहर निकलेगी गैस बनेगी तो गैस भी शामिल होगी। यानी तीनों पदार्थों से, तीनों स्टेट से मिलकर बना होता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। अब एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लावा निर्माण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, लावा का निर्माण कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि लावा का निर्माण कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं लावा निर्माण के लिए, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदार होगी यदि प्रेशर में कमी आएगी तो लावा का निर्माण होगा। कैसे होगा हम इसको बड़ी एक्सप्लेन करके एकदम से देखने वाले हैं। लावा का निर्माण कैसे होगा, प्रेशर कम होगा और लावा का निर्माण होगा। इसका संबंध कैसे है, मैं फिर बोलूं कि प्रीवियस क्लासेस जो है आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत डेन्यूडेशन हमने पहले पढ़ा था, अब सेडिमेंट्री पढ़ने वाले हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ना आसान हो गया। प्लेट टेक्टोनिक हमको पढ़ना है, हम चट्टान पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे अब लावा का निर्माण यदि पढ़ना है तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को समझना जरूरी है, उनका निर्माण किन पदार्थों से हुआ है, उनकी रासायनिक संरचना और संगठन कैसा हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन के अंतर्गत हमने 3-4 क्लासेस की हैं, और उसके अंतर्गत एक बहुत बढ़िया तरीक़े से, बहुत ही विस्तार से हमने समझा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे हुआ है। टेम्परेचर बेस्ड स्टडी किए थे, डेंसिटी बेस्ड स्टडी किए थे, भूकंप पर आधारित अध्ययन किए थे। इन सब अध्ययन के बावजूद हमने बहुत सारा निष्कर्ष निकाला। उसके बाद हम देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बाहरी संरचना का निर्माण किन पदार्थों से या किन चीज़ों से हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सवाल खड़ा करती है कि टेम्परेचर कम होगा तो लावा का निर्माण होगा कैसे, व्हाट, आखिर ये कैसे संभव है। तो पहले पृथ्वी के एक बार मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि जब हम टेम्परेचर बेस्ड स्टडी कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि पृथ्वी की अंदर की परतों में जाने पर तापमान में भी वृद्धि होती है, और लगभग 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अंदर जाने पर इतना अधिक तापमान में वृद्धि हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में नहीं रहेगा। यदि 20,000 25,000 डिग्री सेल्सियस 1000 किलोमीटर के अंतर्गत हो जाए, यानी पृथ्वी के अंदर 1000 किलोमीटर के अंदर अगर 20 से 25,000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था में रहे, सॉलिड फेज में रहे। जबकि दूसरे अध्ययन पे भी हमने ये पढ़ा, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी के अंतर्गत हमने ये चीज़ पढ़ा था कि इतना अधिक तापमान है और पॉसिबल नहीं है कि कोई पदार्थ जो है सॉलिड फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अन्य अध्ययन के बावजूद हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक परतें जो है अधिकांशतः ठोस पदार्थों से बनी हुई हैं। अगर आउटर कोर को छोड़ दिया जाए तो पूरा मेंटल का भाग जो है, पूरा मेंटल का भाग जो है ठोस पदार्थों से बना हुआ है। आउटर कोर को छोड़ दिया जाए तो इनर कोर भी ठोस पदार्थ से बना हुआ है। यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है सॉलिड पार्ट है, ठोस पदार्थ से बना हुआ है। यहाँ हम बस ये चीज़ जो अभी बता रहे हैं ये चट्टान के संदर्भ में, लावा के संदर्भ में, लावा को समझने के लिए, एक लावा का निर्माण कैसे हो पा रहा है उसको समझने के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यानी कि अंदर की परतें जो है ठोस है, क्लियर है, तापमान भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमको सिद्ध नहीं करना है कि ठोस है और तापमान ज़्यादा है, हम ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर की परतें जो है ठोस अवस्था में, क्लियर है, डन है, और जो है टेम्परेचर जो है अधिक भी है, फिर भी वो ठोस अवस्था में बना हुआ है। तो कैसे,
तो हम दो चीज को एक साथ पढ़े थे, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी और प्रेशर बेस्ड स्टडी, दोनों चीज हम एक साथ पढ़े थे। इसके हिसाब से क्या था कि यदि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो किसी भी पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। यदि पृथ्वी की आंतरिक परत ठोस अवस्था में है तो किस कारण है? प्रेशर के वजह से है। प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर कहाँ से लग रहा है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में प्रेशर कहाँ से लग रहा है? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में उसके ऊपर की परतों से प्रेशर लग रहा है। पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं उस पर प्रेशर लग रहा है किससे? उससे ऊपर जितनी भी परतें हैं, जितनी भी लेयर है, जो भी मोटाई है, उसके द्वारा उसके ऊपर जो है प्रेशर लग रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का प्रेशर में, यदि प्रेशर में वृद्धि किया जाए तो पदार्थ का गलनांक ज़्यादा हो जाएगा, पदार्थ पिघलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर पदार्थ, यदि प्रेशर में कमी आता है, प्रेशर में कमी आएगा तो गलनांक में भी कमी आएगा, और जब गलनांक में कमी आएगा तो पत्थर पिघलेगा, चट्टान पिघलेगा, लावा का निर्माण होगा। यानी कि लावा के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक दशा जो है, या सबसे प्राथमिक दशा जो है, वो है क्या है? वो जो है प्रेशर में कमी आना है। यानी लावा निर्माण के लिए उसका प्रेशर में कमी आना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे लावा का तो निर्माण हो गया, लावा निर्माण के लिए और भी बहुत सारी दशाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन ये दशाएं जो है प्रेशर में कमी आना, इसको समझना जरूरी था, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होंगी? अगर सतह को तोड़ रही है, पृथ्वी की आंतरिक सतह को तोड़े, तो ऐसे तो टूटेगा नहीं, किसी न किसी एनर्जी, किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये फोर्स कहाँ से आएगा? और जब पृथ्वी की सतह पर इरप्शन होगा, इसका जब उद्गार होगा, जब विस्फोट होगा, जरूरी नहीं है कि विस्फोट हो, जब उसका उद्गार हो, इरप्शन हो, तो क्या परिणाम सामने आते हैं? क्या हमेशा विस्फोट होता है, या किसी ज्वालामुखीय प्रक्रिया में विस्फोट नहीं होता है? क्या हमेशा भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं? जब भी वोल्केनिज्म होता है, जब भी इरप्ट करता है वोल्केनो, तो एक तो लावा निकलेगा, पहला परिणाम। दूसरा परिणाम यह हो सकता है कि भूकंप आए। तीसरा परिणाम यह हो सकता है कि या तो विस्फोट के साथ लावा जमीन को तोड़ते हुए ऊपर आए, या शांत तरीके से भी लावा जमीन को तोड़ते हुए ऊपर आए। हो सकता है कि लावा के द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, उनकी निर्माण की आकृति के हिसाब से, क्योंकि जब जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी इरप्शन करता है, तो बहुत तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, अलग अलग तरीके की चट्टानों का निर्माण होगा, इग्नियस रॉक का निर्माण होगा। भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब भूकंप आएंगी तो हो सकता है कि सुनामी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भूकंप से ही उसका संबंध है। पहाड़ों के निर्माण में भी ज्वालामुखीय प्रक्रिया सहायक है। तो ये जिन चीज़ों को मैं अभी डेलिब्रेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आगे आने वाले क्लास में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि लावा को समझा जाए। लावा सतह को तोड़ते हुए बाहर जाएगी, या किन प्रकार की स्थलीय कृतियों का निर्माण करेगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, पठार का निर्माण होगा या पहाड़ का निर्माण होगा, ये सब डिसाइड करता है लावा के रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर, कि लावा की रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उसका, और उसका संगठन क्या है, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, कौन कौन से इसमें मिनरल्स ज़्यादा है या कौन से मिनरल्स कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है, ठोस ज़्यादा है। ये सारी रेशियो, यानी पानी का रेशियो भी, गैस का रेशियो भी, केमिकल
जो भी उसका एलिमेंट है उसका रेशियो भी, कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन लावा का जो भी हो, ये सारी चीज़ें आने वाले परिणाम को तय करती हैं। यानी कि लावा की जो विशेषताएं होंगी, जो गुण होगा, उसका जो क्वालिटी होगा, वो आने वाले परिणाम को तय करेंगी। तो आने वाले परिणाम को उसको तय करना है। तो आने वाले 2-3 क्लास के अंतर्गत, 2 या 3 क्लास के अंतर्गत हम चट्टान को ख़त्म करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।